Hello everyone, I am Rashmi Belsare. Welcome to my channel Belsare Classes. We are going to learn about the pair of linear equations in two variables of class 10th, chapter 3. आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। तो लास्ट में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिक मेथड में इनके सॉल्यूशंस को रेशियोज बेस पर कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं पूरा यहाँ एक्सप्लेन करूंगी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस है तो क्या होगा और पैरेलल लाइंस है तो सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये सभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो होप करती हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हमारे पास वर्ड है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर मीन्स होता है टू, लीनियर इक्वेशन इसको अगेन एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। और इन टू वेरिएबल्स तो हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल्स यूज होंगे। तो टू लीनियर इक्वेशंस इन सेम टू वेरिएबल्स कि यदि हम दो लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं और उसमें दोनों में सेम वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी एग्जांपल्स के थ्रू जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट वर्ड हमारा है कि एक्सप्रेशंस। तो व्हाट आर एक्सप्रेशंस? सपोज मैं यहाँ इक्वेशन ले रही हूँ कि 4x + 9 = 0। सॉरी, यदि मैं विदाउट इक्वल साइन इसको जब यूज करती हूं तो 4x + 9 यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। तो उस कंडीशन में या तो ये इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में मैंने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इसे या तो हम एक्सप्रेशन कहेंगे या फिर पॉलिनोमियल। और भी कोई डिजिट आप ले सकते हो, और भी कोई इक्वेशन आप ले सकते हो कि 5x² + 7x + 11। यदि ये इक्वेशन आप लेते हो तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यदि मैं इज इक्वल्स टू समथिंग नहीं लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू 0 नहीं लिख रही हूँ, तो उस कंडीशन में ये एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इक्वल का साइन पुट कर देती हूँ तो दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट्स इनटू एन इक्वेशन। अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि इक्वल साइन लगाने के बाद यहाँ एक LHS पार्ट और एक RHS पार्ट आया। इक्वेशन में भी हमने पढ़ा है कि इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन विच हैज अ वेरिएबल एंड इक्वल साइन इज कंपल्सरी। जिसके अंदर इक्वल का साइन होना जरूरी है, दैट इज इक्वेशन। तो ये इक्वेशन होगी। अभी यहाँ मैंने ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिया है एग्जांपल के लिए, क्योंकि यहाँ x एक ही वेरिएबल यूज हुआ और इस वेरिएबल की पावर है 1। तो हमने पढ़ा है कि इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। और ये इक्वेशन है इसीलिए इट इज लीनियर इक्वेशन। यहाँ जो वेरिएबल x यूज हुआ उसका हाईएस्ट पावर है 1। यहाँ वेरिएबल x यूज हुआ, इसका हाईएस्ट पावर है 2। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट ये हमारी इक्वेशंस थी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि यहाँ तो हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये था हमारा इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। थर्ड नंबर पे वर्ड आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मीनिंग होता है कि वैल्यूज आर चेंज्ड या वैल्यूज कैन बी चेंज्ड देयर। उनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे?
यदि मान लो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यदि मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये होगा 4x इज इक्वल्स टू -9, देन x इज इक्वल -9/4, x इज इक्वल -9/4। तो ये हमारे पास इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। बट यदि इसी लीनियर इक्वेशन को मैं टू वेरिएबल्स में कर दूं x और y में, तो x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज जो है वो चेंज होते जाती है। व्हेन वी पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो उस कंडीशन में ये जो वेरिएबल्स है ये चेंजेबल है, x के बेस पर y चेंज हो सकता है, y की वैल्यूज यदि चेंज की तो x की वैल्यूज चेंज हो सकती है। तो उस कंडीशन में वो हमारा क्या होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का मीनिंग होता है जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। तो ये था हमारा वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर मीन्स अब आपको क्लियर हो चुका है कि इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, कि यदि किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। और साथ में यहाँ टू वेरिएबल्स बोला, इट मीन्स हमारी इक्वेशन में कोई भी टू वेरिएबल्स यूज होना चाहिए। तो एक जनरल फॉर्मूला जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं वो है कि भाई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी पेयर एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ x जो है वो भी वेरिएबल है, y जो है वो भी वेरिएबल है, c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, a कोफिशिएंट ऑफ x है एंड b इज कोएफिशिएंट ऑफ y है। तो a b c जो होता है वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, a b c विल बी रियल नंबर्स। लेकिन यहाँ कंडीशन ये होती है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। a या b में से कोई एक भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यदि ये 0 हुआ तो x यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। यदि b की वैल्यू 0 होती है तो by पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास टू वेरिएबल्स कहाँ से होंगे? और हमारा तो टॉपिक ही है कि x प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। तो x एंड y टू वेरिएबल्स है, तब जाकर हम इसको बोल रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इनकी पावर दोनों की 1 है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है। क्लियर? होप करती हूँ कि समझ आ गया होगा। तो हमारा ये था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जो मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है हमारे पास, कि जनरली हमको डिफरेंशिएट करना है कि ये टू इक्वेशंस अलग अलग है। तो उसके लिए हम जनरल जो हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ x एंड y टू वेरिएबल्स है, a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c1 इज द कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में यदि हमारे पास इन सेम वेरिएबल्स में है, x एंड y वेरिएबल्स में है, तो ये हमारा होगा कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ x एंड y दो वेरिएबल्स यूज हुए, भले कोएफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं। और इस कंडीशन में भी हमारे पास ये होगा कि a1 shouldn't be 0 and b1 shouldn't be 0। a1 b1 कभी 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में कि a2 shouldn't be 0 and b2 shouldn't be 0, कि यहाँ पर हमारे पास a1 और b1 की वैल्यूज कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास जो मोस्ट जनरल फॉर्मूला यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स।
तो वो होता है a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ये फॉर्मूला तो कैसे, हम जैसे यदि इक्वेशन लिख देते हैं कि 5x plus 9y is equals to -7, इस फॉर्म में भी ये हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम बाय शिफ्टिंग 5x plus 9y plus 7 is equals to 0, तो ये a1x plus b1y plus c1 is equals to 0। तो इस इक्वेशन बेस पर a1 की वैल्यू होगी 5, b1 की वैल्यू होगी 9 और c1 की वैल्यू होगी 7। बाय द वे हमारे पास सेकंड इक्वेशन है कि 2x plus 6y is equals to 9। यदि ये सेकंड इक्वेशन है तो ये हमारे पास होगा 2x plus 6y minus 9 is equals to 0। When we compare it with a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, so we have got कि 2x, तो a2 means 2, b2 means 6 and c2 means -9। साइन यदि आप एक भी मिस्टेक करते हो तो आपका आंसर वहीं से रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। तो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑल द साइंस रिटन इन द इक्वेशंस। अब यहाँ ये -9 शिफ्टिंग के बाद, तो c की वैल्यू हो गई हमारे पास c2 की -9। तो इस तरीके से ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस फॉर्म में हो सकती है, तो ये था। अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कि रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्यूशन मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि लीनियर इक्वेशंस है, यदि लीनियर इक्वेशंस है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यदि हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं तो फर्स्ट ये कि रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इट हैज टू मेथड्स, इसकी दो मेथड होती है। एक मेथड होती है हमारे पास ग्राफिकल मेथड और सेकंड हमारे पास होती है अलजेब्रिक मेथड। तो जब हम ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं कि इन इक्वेशंस को यदि हमको ग्राफ पे शो करना है तो कैसे करेंगे। ग्राफ में शो करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इक्वेशंस है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस, तो 100% ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब आपको ये तो पता ही है कि चाहे मेरे पास स्लैंटिंग लाइन हो, चाहे मेरे पास स्टैंडिंग लाइन हो, चाहे मेरे पास स्लीपिंग लाइन हो, बट दीज आर कॉल्ड स्ट्रेट लाइंस, दे आर नॉट कर्व लाइंस। तो उस कंडीशन में स्लैंटिंग लाइंस भी मिल सकती है, स्टैंडिंग लाइंस भी मिल सकती है और स्लीपिंग लाइंस भी मिल सकती है, तो है तो स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ आपको मिलेगा तो स्ट्रेट लाइन। एक बात ये कंफर्म। अब सेकंड हमारे पास ये है कि भाई ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल मेथड के लिए हम यदि टू इक्वेशंस हमारे पास में गिवन है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग उसको ग्राफ पे क्या क्या लाइंस हमारे पास में आ सकती है और उन लाइंस बेस पे हम किस कंक्लूजन्स पे पहुंचेंगे। सपोज जब भी हम x और y टू कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं तो वी हैव टू यूज दिस कार्टेशियन प्लेन, इट इज नोन एज ओरिजिन, this horizontal line is known as x axis, vertical line is known as y axis
जीरो के राइट साइड हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये हो गई हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस। हम अपवर्ड डायरेक्शन में जब जाते हैं तो ये हमारे पास सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वाई एक्सिस के लिए, और जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास होते हैं। तो यदि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन हैं और उनका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास तीन तरीके से लाइंस आ सकती हैं। दो इक्वेशन है, इसीलिए हमारे पास स्ट्रेट लाइंस भी दो आएगी। अब वो दो लाइंस कितने तरीके से आ सकती है तो मैं आपको अभी ये बता रही हूँ, और जब हम 3.1 सॉल्व करेंगे तो वहां पूरा डिटेल में इक्वेशंस लेके एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई फॉर कोऑर्डिनेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन, देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस पर हम डिस्कस करेंगे 3.1 में। तो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि सपोज मेरे पास यदि फर्स्ट इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 है, उसमें मैं x की डिफरेंट वैल्यूज ले रही हूँ, कोई इक्वेशन हो सकती है और y की उसके करस्पॉन्डिंग मुझे कुछ वैल्यूज मिलेगी, और जब मैं उन x y कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ पे शो करूंगी तो हो सकता है कि टू लाइंस का जो ग्राफ है वो मेरे को थ्री टाइप से मिले। कैसे? या तो हो सकता है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती है एक दूसरे को। यदि ये मेरा फर्स्ट लाइन ग्राफ और ये मेरा सेकेंड लाइन ग्राफ है तो दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। इस तरीके से मेरे पास टू लाइंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम जो ग्राफिकल मेथड में थ्री कंक्लूजन्स पे आते हैं तो हमारे पास उसका फर्स्ट है कि इफ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहां पर हमारे पास लाइंस कैसे आई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस यदि आती है तो उसका मीनिंग होता है कि दे आर कंसिस्टेंट, दे आर कंसिस्टेंट। अब मैं आपको कंसिस्टेंट का क्या मीनिंग होता है वो एक्सप्लेन करती हूँ कि यदि इस तरीके से दोनों लाइंस का ग्राफ यदि एक इंटरसेक्टिंग लाइंस के फॉर्म में आ गया, मीन्स दोनों लाइंस की मीटिंग यहाँ हो रही है, तो हमारे पास इस कंडीशन में इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसे? कि हम ये देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रहा है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, और हमारे पास x और y की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी जो इस लाइन इक्वेशन को यानी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से x और y की जो वैल्यू मिलेगी तो एक यूनिक सॉल्यूशन हमको मिल रहा है, एक सिंगल सॉल्यूशन हमको मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन एंड दे आर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट क्यों है? कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि ऐसी इक्वेशन जिनका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो है, ऐसा तो है नहीं कि उसका नो सॉल्यूशन वाला ऑप्शन आ जाए। जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो एक सॉल्यूशन है, इसीलिए ये हुआ हमारा कंसिस्टेंट। सेकेंड नंबर पे हमारे पास होता है कि यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैं यदि ये कोई ग्राफ बना रही हूं तो हो सकता है कि मेरा फर्स्ट लाइन ग्राफ ये आ जाए। जरूरी नहीं है कि हर बार ग्राफ इधर ही होगा, ये 4 क्वाड्रेंट में से किसी भी पार्ट में आपका ग्राफ बन सकता है।
कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है। सपोज ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ये मेरा फर्स्ट लाइन के लिए फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ स्ट्रेट लाइन, और अगेन मैंने जब सेकंड इक्वेशन सॉल्व किया तो मेरा सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन भी यही लाइन पर आ गया। तो उस कंडीशन में ये दोनों लाइन एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर रही है, तो these lines are called coincident lines and solution is coincide. Coincide means they completely cover one another. यदि वही सॉल्यूशन आ गया तो उस कंडीशन में सेकंड नंबर पे मुझे मिला कोइंसिडेंट लाइंस, और यदि कोइंसिडेंट लाइंस है तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को कवर कर रही है तो इनके तो मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो उस कंडीशन में ये होगा हमारे पास में, यदि कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या मिला हमको, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, इट इज नोन यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास है यूनिक सॉल्यूशन। होप करती हूं कि ये सब समझ में आ रहा होगा। फिर है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब व्हेन वन लाइन कवर्स टू सेकंड लाइन, अनदर लाइन दूसरी लाइन को कंप्लीटली कवर कर लिया है, तो दे आर कोइंसाइड मींस दे कोइंसाइड, इट मींस दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। तो यदि कोइंसिडेंट लाइंस मिलती है मींस दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेती है, तो भी हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं एंड दे आर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट का मीनिंग भी कंसिस्टेंट ही है कि भाई यदि हम x की वैल्यूज डिफरेंट रखते जाएंगे तो y की वैल्यूज डिफरेंट मिलते जाएगी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हुआ। और जब दोनों लाइन ओवरलैप कर रही है तो इस कंडीशन में इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, न जाने कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों एक दूसरे को, ओवरलैप ही कर ले रही है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये हुआ हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये था कोइंसिडेंट लाइंस। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों लाइंस जो होती है, बार बार बोल रही हूं मैं कि टू लाइंस, क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दो लीनियर इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होंगे। तो फर्स्ट के लिए यदि मैंने ये लाइन शो की और सेकंड के लिए बाय द वे मेरे पास ये लाइन आती है, तो इस कंडीशन में दे बोथ आर पैरेलल लाइंस। जब दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये अपने रास्ते पे ये इट कैन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शंस इंडेफिनिटली। सेकंड लाइन भी वैसे ही दोनों डायरेक्शंस में इंडेफिनिटली एक्सटेंड होते जा रही है। दोनों की कहीं मीटिंग होने में कोई चांसेस ही नहीं है। तो जब मीटिंग ही नहीं हो रही है तो देयर इज नो सॉल्यूशन। तो यदि ये लाइंस पैरेलल लाइंस है तो वहां कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो थर्ड नंबर पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा हो सकता है पैरेलल लाइंस। यदि पैरेलल लाइंस है तो इट मींस दे हो गए इनकंसिस्टेंट, दे आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि मीटिंग ही यदि नहीं हो रही है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन। हम इक्वेशंस को सॉल्व भी करेंगे तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ग्राफ पे इन लाइंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमको तीन तरीके से मिल सकता है, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, या वो कोइंसिडेंट लाइंस होगी, या वो पैरेलल लाइंस होगी। इस तरीके से हमारे पास वो होगी कंसिस्टेंट, तो यदि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि वो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इफ दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। एंड थर्ड वन कि यदि वो पैरेलल लाइंस है तो इनकंसिस्टेंट एंड देयर इज नो सॉल्यूशन।
ये हमारा ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम वैल्यूज इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो ये था मेरा ग्राफिकल मेथड। होप करती हूं कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ बनाने से पहले यदि हम शॉर्ट में एक एस्टिमेशन हमारे माइंड में लगा ले कि इसका ग्राफ किस तरीके का होगा, क्या ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, क्या ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस होगी, या ग्राफ पैरेलल लाइंस होगी, तो इसकी भी एक इजी मेथड हमारे पास क्या है कि हम जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके थ्रू रेशियो फाइंड आउट कर ले, और यदि पता कर ले तो भी हमको पता चल जाएगा कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप कि भाई इफ टू इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस आर गिवन, यदि हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है, सपोज हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि 2x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। इसको हमने कंपेयर किया कि कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस हिसाब से हमारे पास 7 की वैल्यू क्या हुई 2, b1 इज इक्वल्स टू 4, c1 इज इक्वल्स टू 7। ये a1 b1 और c1 की वैल्यू हुई। सेकेंड इक्वेशन यदि मैंने ले लिया कि 4x प्लस 8y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। बाय द वे सेकेंड लीनियर इक्वेशन ये है। अब मैं इसको कंपेयर कर रही हूं कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से a2 की वैल्यू है मेरे पास 4, ये माइनस 7 है तो माइनस 7 लिखना मत भूलना। b2 a2 हो गया 4, b2 इज इक्वल्स टू हमारे पास है 8 और c2 इज इक्वल्स टू है माइनस 21। ये a1 b1 c1 a2 b2 और c2। अब हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम एक एस्टिमेशन हमारे माइंड में लगा ले कि हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो व्हेन वी कंपेयर द रेशियोज, मैंने फाइंड आउट किया कि a1 बाय a2 कितना होता है। तो a1 की वैल्यू है हमारे पास 2, a2 की वैल्यू है 4, तो इसका सॉल्यूशन हुआ 1/2 a1 बाय a2। सिमिलरली जब मैं b1 बाय b2 पे गई तो मैंने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किया तो इट बिकम्स 4/8, मींस ये भी आ गया मेरे पास 1/2। अब a1 बाय a2 इज इक्वल b1 बाय b2। यदि ये हमारे पास आ जाता है तो हमको c1 बाय c2 को भी देखना पड़ेगा कि क्या वो इक्वल है। तो हम अब इसके बाद थर्ड रेशियो पे जा रहे हैं। तो c1/c2, हमने c1 देखा कि -7 है और c2 है -21, तो 7 3 तो ये हमारे पास है 1/3। इन रेशियो से हमारे पास कंक्लूजन आ गया कि a1 बाय a2 जो था वो इक्वल है b1 बाय b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो ये हुआ हमारे पास a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यदि ये कंडीशन आती है तो ये हमारा होता है पैरेलल लाइंस, थर्ड नंबर वाला। ये हमारे पास होगी पैरेलल लाइंस, और यदि पैरेलल लाइंस आती है तो देयर इज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मींस यदि हम इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व भी करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मींस x और y की कोई वैल्यू हमको नहीं मिलेगी, लेकिन ग्राफ पे इनका रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस होगा। तो ये हमने पहले थर्ड को पढ़ लिया। ये होगा इनकंसिस्टेंट
अब मैं आपको बता रही हूं फर्स्ट कंडीशन कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। सपोज वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस इक्वेशन है कि 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 9x प्लस 8y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2। तो ये है 3 अपॉन 9। a1 3 एंड a2 है 9, तो ये वैल्यू हुई 1 अपॉन 3। देन कंपेयर b1 अपॉन b2। b1 means है 2 and b2 means है 8। 2 है 2 and 2 4 है 8। ये हुआ मेरे पास 1 अपॉन 4। तो आपने देखा कि 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 4 दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है। यदि ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आए तो इससे आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास इन दोनों से ये कंक्लूजन आ गया कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, और यदि ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ग्राफ पर हमको मिलेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हेन की रेशियोज आर नॉट सेम, a1 by a2 is not equals to b1 by b2, तो ग्राफ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन और दे आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होंगे। थर्ड नंबर पे हम चलते हैं कि यदि हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन है कि x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 या प्लस 9, आप कुछ भी ले सकते हो। वैसे भी अभी हम जब 3.1 सॉल्व करेंगे तो इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अब यदि हमारे पास है ये 3x प्लस 6y प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0, ये यदि इक्वेशन हमारे पास है। अब हम कंपेयर करेंगे इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे a1 अपॉन a2, तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, मींस 1 है, तो ये है 1 अपॉन 3। फिर हम b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे, तो b1 मींस हमारे पास 2 एंड b2 मींस है 6, तो ये 2 अपॉन 6 मींस 1 अपॉन 3। तो b1 by b2 की वैल्यू हुई 1 अपॉन 3। और फिर जब दोनों इक्वल है तो आपको c1 by c2 भी फाइंड आउट करना ये बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि फर्स्ट केस हमने जो पैरेलल लाइंस के लिए पढ़ी कि a1 by a2 इज इक्वल b1 by b2 इज नॉट इक्वल c1 by c2, तब वो पैरेलल लाइंस थी और यदि इक्वल आ गई तो क्या होगी। अब यदि 9 अपॉन 27 में यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो 9 1 एंड 9 3 तो आप देख रहे हो कि a1 by 2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2, तीनों रेशियोज इक्वल हो गए। तो ये है हमारे पास कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यदि तीनों रेशियोज इक्वल है तो वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मींस लाइन एक दूसरे को कवर करेगी, ओवरलैप करेगी, एक लाइन पे ही हमको दूसरी लाइन मिलेगी, दे आर कोइंसाइड लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। आप ओरल में कि इसको ओरल में हमने कंपेयर किया
और रेशियोज फाइंड आउट कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो ग्राफ बनने वाला है, यदि a1/2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है तो कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट लाइंस होगी। और a1/2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है तो वो पैरेलल लाइंस होगी। और इस कंडीशन में आपको पहले ही पता रहेगा कि मेरा ग्राफ इस तरीके से आना चाहिए। अब यदि हम उसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसकी मेथड्स डिफरेंट है, लेकिन इसी फॉर्मूले से, मतलब इसी प्रोसेस से यदि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो हम समझ जाएंगे कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब दोनों इक्वेशन सॉल्व होके हमको x और y के लिए एक वैल्यू मिलेगी। यदि हमको ये पता चल जाए कि वो पैरेलल लाइंस है तो हमको उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो ना हम उस पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते, ना हम उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते, ना हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अलजेब्रिक मेथड से भी उसका कोई सॉल्यूशन ला नहीं सकते। फिर थर्ड नंबर पे हमारा होता है कि a1/2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। तो इस कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइंस है एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यदि हम x की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज हमको मिलते ही जाएगी, कोई उसकी लिमिट नहीं होगी। तो इस तरीके से हम अलजेब्रिक मेथड के थ्रू इनके यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन सब के बाद हमारे पास आता है कि यदि हम अलजेब्रिक मेथड पे बात करें तो अलजेब्रिक मेथड मींस क्या? कि यदि हमारे पास इक्वेशंस गिवन है तो हम उसको अलजेब्रिक मेथड के थ्रू कौन कौन सी मेथड्स हमारी यहाँ अप्लाई होगी। तो वो मेथड्स मैंने आपको बताया कि फर्स्ट होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड हमारे पास होती है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि इस ईयर ये हमारे कोर्स से रिड्यूस्ड है। जो रिवाइज्ड कोर्स है उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट गई है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्वेश्चंस अब हमारी बुक में नहीं है, तो हमको इन दो मेथड्स को डिटेल में पढ़ना है। जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम ये दो मेथड पे अब हम डिटेल में एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 इनमें बहुत ही अच्छे से दोनों मेथड पे डिस्कशन करेंगे और बहुत इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये इस तरीके से था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो होप करती हूँ कि इसमें हर टर्म, हर डेफिनेशन और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हम स्टडी करें कि हमारे पास टू इक्वेशंस है, उनके कोफिशिएंट्स को पहले हम कंपेयर करें। a1x plus b1y plus c1 is equal 0 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। फिर x कोफिशिएंट a1 और a2 को कंपेयर करें, y कोफिशिएंट b1 और b2 को कंपेयर किया, और इसको कंपेयर करने के बाद इफ दे आर नॉट इक्वल देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यदि हम अलजेब्रिक सॉल्यूशन उसका लेते हैं तो इक्वेशन हैज एग्जैक्टली इक्वेशन से हो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन। दोनों इक्वेशन का केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो होगा कंसिस्टेंट। सेकेंड नंबर पे कि if a1/2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2,
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कोइंसिडेंट लाइंस मींस दोनों ओवरलैप करेगी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो इक्वेशंस है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और वो होगा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। यदि हमारे पास a1/2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2 है तो वो होगा पैरेलल लाइंस मींस देयर इज नो सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन में इक्वेशंस है और नो सॉल्यूशन और वो होगा इनकंसिस्टेंट। यदि आपको पेपर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है तो जैसे इक्वेशंस है उनको आप पहले कंपेयर कर लो कि a1/2 और b1/b2 एंड c1/c2 तो आपको वही क्लियर हो जाएगा कि हमारा ग्राफ का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बनाने में भी इजी होगा। यदि हमारे पास रेशियोज आर नॉट इक्वल है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। यदि ये कंडीशन आएगी तो कोइंसिडेंट लाइंस होगी और यदि ये कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में पैरेलल लाइंस आएगी। और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन को दो मेथड से हम अब सॉल्व करेंगे, वो होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो ये था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। होप करती हूँ कि पूरी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेलसरे क्लासेस।